गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन दो टॉपिक्स, इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। एंड डाइवर्जेंस और कर्ल में हमने दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया था। बेसिकली आइडेंटिटीज है वो कि अगर दो वेक्टर फील्ड का सम होता है तो कर्ल डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अगर वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो उसका कर्ल डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कुछ रिलेशंस हमने पढ़े थे। तो ये कर्ल और डाइवर्जेंस रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज है। दिस वन, फर्स्ट वन, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज जीरो। कर्ल ऑफ ए इज a vector field and its divergence will be always zero. So divergence of curl of any vector field, any non-zero vector field will be zero. इसका एक एग्जांपल है जो आप लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है? जीरो। जीरो, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसीलिए आप बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। बी को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। देखिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तो बी को आप क्या लिख सकते हो? कर्ल ऑफ ए। ये सेम आइडेंटिटी आप लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी यूज करते हैं। सेकंड वन, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो। ग्रेड फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो ये नल वेक्टर फील्ड आएगा। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग इसी टाइप का एक रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे कर्ल ऑफ ई जीरो होता है, ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई इज द पोटेंशियल, जो कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टी है, तो कल लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया। तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो, तो ई को आप लिख सकते हो ग्रेड फाई। ये माइनस साइन, ये तो जैसे हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं उसकी वजह से माइनस साइन एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा चला। तो कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होगा एंड ग्रेड फाई इसका कर्ल ऑलवेज जीरो होता है। थर्ड वन, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर फील्ड है, उसका डाइवर्जेंस। और फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, देखिए, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कर्ल। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का डाइवर्जेंस एंड कर्ल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी। तो बी डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी, और ए क्रॉस बी का कर्ल कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस, बी डॉट डेल एक्टिंग ऑन ए माइनस ए डॉट डेल एक्टिंग ऑन बी प्लस a into divergence of b minus b into divergence of a. And last one, curl of a. Curl of a is a vector quantity, इसका कर्ल, तो कर्ल ऑफ a ये आएगा ग्रेड ऑफ डेल डॉट a माइनस डेल स्क्वायर a। तो ग्रेड ऑफ डेल डॉट a माइनस डेल स्क्वायर a, इस डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं? इट इज लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो डेल स्क्वायर और ग्रेड स्क्वायर इज बेसिकली del dot del, and it is known as Laplacian operator. डेल स्क्वायर इज डेल डॉट डेल, नोट डाउन कर लीजिए।
सर बताइए। सर, फोर्थ पॉइंट में जो बी डॉट डेल और डेल डॉट बी अलग होते हैं, बिल्कुल ऑपरेटर है इसलिए। बिल्कुल, बिकॉज डेल जो है वो वेक्टर नहीं है ना, ऑपरेटर। यस सर। जैसे डेल डॉट बी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। बी डॉट डेल जो है इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर ऑपरेटर। जैसे बी और डेल अगर आप लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, देखिए, B1 डेल डेल एक्स प्लस B2 डेल डेल वाई प्लस B3 डेल डेल जेड। अगर आप डेल डॉट बी कैलकुलेट करते तो बेसिकली एक नंबर आता, स्केलर नंबर। दिस इज स्केलर ऑपरेटर। तो बी डॉट डेल एंड डेल डॉट बी आर डिफरेंट because del is not a vector quantity, it is a vector operator. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। डन। सर तो यहाँ पे जो लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में बताया गया, लैप्लासियन ऑपरेटर का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऑपरेटर आप आई थिंक मैथमेटिकल फिजिक्स में जो पार्ट है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, जहां पे लैप्लासियस इक्वेशन आता है। तो लैप्लासियन ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट लुक्स लाइक दिस। आई थिंक ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया ही, पढ़ा ही होगा इसके बारे में, लैप्लासियस इक्वेशन। यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया जाता है जहां पे आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़े। इसका भी एक जनरल फॉर्म है, उसी से ये सब होता है ना। बिल्कुल, वो स्केल फैक्टर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एफ क्या है, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एफ? कोई एक वेक्टर है। स्केलर फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन। एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, जैसे फाई था ना, वही फाई आप भी लिख सकते हो। एफ इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। एफ इज नॉट वेक्टर, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन।
नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। डन सर। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई satisfying Laplace इक्वेशन, एक स्केलर फंक्शन है फाई जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? लैपलास इक्वेशन That is square phi is equal to 0. डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। फाई लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज ग्रेड फाई। ग्रेड फाई इज स्केलर और वेक्टर? Vector. वेक्टर। तो ग्रेड फाई का कर्ल और डाइवर्जेंस क्या होगा ये पूछा गया है। तब जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? चार ऑप्शन पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि कर्ल डाइवर्जेंस जीरो होगा नॉन जीरो होगा, ये बताना। तो अगर हम इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, अब डेल डॉट डेल के बदले क्या लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर फाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाई लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको आप जीरो लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर फील्ड का ग्रेड फाई का डाइवर्जेंस कितना आ रहा है? जीरो। 0. और डाइवर्जेंस जीरो आने का मतलब इसको हम सोलेनोइड फील्ड भी बोल सकते हैं। तो डाइवर्जेंस जीरो है, दैट मींस ग्रेड फाई इज ए सोलेनोइडल फील्ड। एंड अगर आप इसका कर्ल कैलकुलेट करो, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या होता है? 0। 0. जीरो ऑलवेज। और कर्ल जीरो होने का मतलब इस फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं? इरोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों ही जीरो है। डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब सोलिनॉइडल, कर्ल जीरो होने का मतलब है इरोटेशनल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था, जो वेक्टर फील्ड सोलिनॉइडल है या नहीं है, इरोटेशनल है या नहीं है, ऐसे भी बोल सकते थे। डाइवर्जेंस जीरो है तो सोलिनॉइडल, कर्ल जीरो है तो इरोटेशनल और कंजर्वेटिव। क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। if del square मतलब Laplacian operator, if del square of log r is n upon r to the power m, then which of the following is correct? और ऑप्शन में बेसिकली n और m में रिलेशन पूछा गया है। if del square log r is n upon r to the power m, then what is the relation between n and m? यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो r है, दिस इज द r कोऑर्डिनेट जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, r थीटा फाई। ये r जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है। तो बेटर है अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लैप्लासियन ऑपरेटर का जो फॉर्म होता है वो अगर आप यूज करो, जो भी कुछ देर पहले बताया गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब जो वहां पे स्केलर फंक्शन फाई था, वो आर थीटा फाई किस पे डिपेंड करता है? R. आर ओके ओके। लॉग आर था ना, थीटा फाई तो है ही नहीं। तो थीटा फाई अगर नहीं है
ये डेल एफ डेल थीटा क्या बन जाएगा? 0 और ये क्वांटिटी 0 जीरो। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही तो नॉन जीरो आएगा, बिकॉज फंक्शन डिपेंड्स ऑन आर ओनली। तो जो थीटा और फाई वाला पार्ट है वो जीरो बन जाएगा, जो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, वो जीरो बन जाएगा। सिर्फ ये पार्ट सर्वाइव करेगा। और एफ के बदले वहां पे क्या है? फाई लॉग आर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए, डेल स्क्वायर लॉग आर, फर्स्ट टर्म ही रहेगा, ये होगा 1/r स्क्वायर, सॉरी, 1/r स्क्वायर इंटू partial derivative with respect to r square del f del r, और f के बदले क्या लिख सकते हैं? log r, जो स्केलर फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको कैलकुलेट करने हैं। तो 1/r स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रेस्पेक्ट टू r स्क्वायर, और log r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/r। तो बताइए क्या आ रहा है? तो सिंपल कैलकुलेशन 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर। यहाँ पे r आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/r स्क्वायर। यही क्वेश्चन में देके रखा है, देखिए, n अपॉन r टू द पावर n। n अपॉन r टू द पावर n। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से n और m का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए। n is 1, m is 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ से आप n और m के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। m इज ट्वाइस ऑफ n। इसको नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते क्या, अगर याद नहीं आया ये फॉर्मूला तो? उसमें भी आपको आइडेंटिटी ये यूज कर नहीं करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल स्क्वायर लॉग आर है, डेल स्क्वायर का मतलब बताया गया डेल डॉट डेल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट ग्रेड ऑफ लॉग आर। अब बताइए ग्रेड ऑफ लॉग आर को क्या लिख सकते हैं? लास्ट क्लास में बताया गया था, जब आर पे डिपेंड करता है तो ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल डेल वाई 1 फाइव डेल बाई डेल आर, आर। आर कैप। अगर स्केलर फंक्शन सिर्फ आर पे डिपेंड करता है तो उसका ग्रेड होगा डेल फाइव डेल आर, इसका डेरिवेटिव 1/r आर कैप। अब आप यहाँ पे देखिए, आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर बाई आर। जो आर कैप है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अब देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, लाइक आइडेंटिटी बताया गया था, यस सर। ठीक है? तो वो आइडेंटिटी यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यही आंसर है। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एनीथिंग एल्स एनीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ ए इज ए यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। ए एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है, या क्वेश्चन में कांस्टेंट वेक्टर फील्ड भी हो सकता है। यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड का मतलब होता है
ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ए यहाँ पे टाइप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड का मतलब है ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड है। मतलब एक्स वाई जेड कहीं पे नहीं होगा तो कुछ नंबर्स होंगे। तो अगर कंपोनेंट ऑफ ए एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता तो उसका जब आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0। बिकॉज डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में क्या होता है? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। अगर एक्स वाई जेड पे डिपेंड ही नहीं करता तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। सिमिलरली अगर आप इस वेक्टर फील्ड का कर्ल कैलकुलेट करो तब भी क्या आएगा? 0। इस कर्ल के फॉर्मूले में भी क्या होता है? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। ये तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो डाइवर्जेंस भी 0 होगा, कर्ल भी 0 होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है दिस इज फॉर यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड। मतलब वेक्टर का कंपोनेंट एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता। क्या रिजल्ट है देखिए, ग्रेड ऑफ ए डॉट आर इज इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन एक बार जैम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट में आपको मिल जाएगा। जस्ट ये रिलेशन क्वेश्चन में ए के बारे में मेंशन किया गया था, ग्रेड ऑफ ए डॉट आर पूछा गया। तो ग्रेड ऑफ ए डॉट आर होता है ए। ए इज ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेक्टर फील्ड, और आर वेक्टर क्या है? जो पोजीशन वेक्टर होता है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर इज 2a। R is the position vector, A is a uniform or constant vector field. So curl of A cross R is twice of A. अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए पहला प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट ऑफ A डॉट R। सपोज A वेक्टर इज A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, एंड R वेक्टर क्या होता है? X I कैप, Y J कैप, Z K कैप। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो तो ग्रेड A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है, प्लीज चेक इट। ये आएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। यस सर। And this is nothing but vector A. So gradient of A dot R is equal to vector A. Okay. जो सेकंड रिलेशन है, कर्ल ऑफ A वेक्टर क्रॉस R इक्वल टू क्या आएगा? 2A। अब इसमें बताइए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी वाला। कर्ल ऑफ A क्रॉस B, ये जो बताया गया था, कर्ल ऑफ A क्रॉस B। वहां पे B के बदले क्या है? R वेक्टर। B वेक्टर के बदले R वेक्टर है। जहां जहां पे B वेक्टर है वहां पे R वेक्टर रिप्लेस कर दीजिए।
क्या आएगा, बी डॉट डेल आर वेक्टर डॉट डेल एक्टिंग ऑन ए माइनस ए डॉट डेल acting on R plus vector A into divergence of B, B वेक्टर मतलब R वेक्टर माइनस B वेक्टर इंटू डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर। तो कर्ल ऑफ A क्रॉस B का जो फॉर्मूला बताया गया था वो हमने यूज किया, B वेक्टर के बदले यहाँ पे R वेक्टर है। यहाँ पे आप देखिए इसमें से दो टर्म्स आप डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं क्या आएगा। जैसे A एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है तो डाइवर्जेंस ऑफ A कितना आएगा, 0। इस बताया गया था ये यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए 0। एंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में यूज किया था, आर इज अ पोजीशन वेक्टर 3। आर इज अ पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, उसका डाइवर्जेंस 3 आएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म ये तो डायरेक्ट आप क्या होगा बता सकते हैं, ये 0 बन जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स ए। जो बाकी दो टर्म्स है उनको अगर आप कैलकुलेट करो, पहले इस पार्ट की बात करते हैं। आर डॉट डेल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, आर डॉट डेल को हम लिख सकते हैं एक डेल डेल एक्स प्लस वाई डेल डेल वाई प्लस जेड डेल डेल जेड। ये किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, वेक्टर ए। आर डॉट डेल, इस ऑपरेटर को आप ये लिख सकते हो। अब बताइए, ये ऑपरेटर वेक्टर ए के ऊपर ऑपरेट करेगा, वेक्टर ए एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता, तो जब आप ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 0 0 ही तो आएगा। प्लस वेक्टर ए डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, जब आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है वो भी क्या बन जाएगा, 0। तो फर्स्ट टर्म ये भी आ गया 0। ऐसे ही अगर आप ये सेकंड टर्म कैलकुलेट करो, ए डॉट डेल, ए डॉट डेल को हम लिख सकते हैं A1 डेल डेल एक्स प्लस A2 डेल डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड। यह ऑपरेट करेगा आर वेक्टर के ऊपर। आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बताइए इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या आ रहा है, बस टर्म बाय टर्म कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ऑपरेट कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव है तो आसान है कैलकुलेट करना। ए वेक्टर आ जाएगा। राइट, ये ए वेक्टर ही बेसिकली आएगा, ये आएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए। ये जो पार्ट है सेकंड टर्म जो है इसे क्या आ जाएगा, वेक्टर ए। थर्ड टर्म से क्या आ रहा था, 3 3 ए टाइम्स ए। वेक्टर। तो पूरा जो ये पार्ट है इस पार्ट से आएगा 3 टाइम्स ए। फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म माइनस ए, थर्ड टर्म प्लस 3a, फोर्थ टर्म 0। चारों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2a 2a। यही ऊपर लिखा गया है देखिए।
तो कर्ल ऑफ A क्रॉस R इज 2 times A प्रोवाइडेड A इज ए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होने का मतलब यहां पर है वेक्टर A डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, तो उसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा, कर्ल भी 0 होगा। इस पार्ट में डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वेक्टर A and वेक्टर B are constant vectors, then grad of A dot B cross R is equal to 1। तो A B कांस्टेंट वेक्टर है, दोनों ही कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेडियंट ऑफ A डॉट B क्रॉस R क्या होगा? ऑब्वियसली R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। कुछ नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली ये पोजीशन वेक्टर ही है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, जिस क्वांटिटी का ग्रेड कैलकुलेट करने को बोला गया है, ग्रेड ऑफ दिस क्वांटिटी, ये फॉर्मेट को जाना पहचाना लग रहा है? कौन सा प्रोडक्ट है ये? स्केलर ट्रिपल Scalar प्रोडक्ट। triple ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉपर्टी था, ये अगर आपको ध्यान है, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। मतलब ABC, BCA, CAB, इनमें से कोई भी ऑर्डर चूज करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में है A डॉट B क्रॉस C, C के बदले R वेक्टर है, तो A डॉट B क्रॉस C, इसको आप लिख सकते हो C डॉट A क्रॉस B। C is vector R, C dot A cross B. We know option A. that, right? Option A, no, B। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूट करता है, तो R डॉट A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट विथ R, A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट विथ R। नाउ अगर A वेक्टर B वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट वेक्टर। सम कांस्टेंट वेक्टर, बिकॉज ए भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करेगा।
तो बेसिकली देखिए ये फॉर्मेट आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ सी डॉट आर वेर सी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अभी हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था, ग्रेडियंट ऑफ सी डॉट आर, सी कांस्टेंट वेक्टर है, क्या आएगा? सी वेक्टर वेक्टर। ये सी वेक्टर, यही तो है ना, ए के बदले सी है, ग्रेडियंट ऑफ सी डॉट आर इज वेक्टर सी, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज नथिंग बट ए क्रॉस सी। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आप ए और बी को पहले अज्यूम कर लो, फिर ये पूरा कैलकुलेट करो, फिर उसका ग्रेड कैलकुलेट करो, देयर इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये आपने ए बी को अज्यूम किया, पहले ये पूरा प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, उस पर टाइम ज्यादा लगेगा। कोई डाउट है प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट we'll discuss about two-dimensional Cartesian and polar coordinate। टू डायमेंशन में स्पेसिफिकली एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन के लिए जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और दूसरा है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। ठीक है, नॉर्मली अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट का यूज नॉर्मली हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं? एरिकल सर्कुलर। यहाँ पे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर, सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, 1/4 ऑफ ए सर्कल हो सकता है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए नॉर्मली हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है वो स्फीयर के लिए या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। टू डायमेंशन में आइदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। तो लुक एट द डायग्राम, दिस इज द पॉइंट पी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो एक्स वाई से डिनोट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो आर थीटा से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स क्या है देखिए, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का वो एक्स है, एंड एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, y is the distance of point P from x axis। और पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा किसको लिखते हैं देखिए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर इज r। पोजीशन वेक्टर का जो लेंथ है वही r है, या इसको हम बोल सकते हैं रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। r is the radial distance of point P from the origin। ये यहाँ पे लिखा गया है radial distance of point P from the origin और length of the position vector। And what is theta? Theta is the angle which the position vector makes with positive x axis। ये पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव एक्स के साथ जिस एंगल पे है दैट इज थीटा। एंगल विच ओपी वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पोलर कोऑर्डिनेट का आर और थीटा ये होता है। अगर हम रिलेशन की बात करें एक्स वाई आर थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है, यहां से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज एक्स बाई आर एंड साइन थीटा इज वाई बाई आर। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा।
एक्स वाई का लिमिट क्या होता है? To infinite. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक्स एंड वाई दोनों का लिमिट होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक्स वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आर और थीटा की बात करें, लिमिट ऑफ आर इज 0 टू इंफिनिटी एंड लिमिट ऑफ थीटा इज 0 टू 2 पाई। जो रेडियल डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, स्टार्ट होगा 0 से अप टू इंफिनिटी, एंड थीटा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, थीटा जो मेजर किया जाता है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थीटा मेजर करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव आता है, तो 0 टू 2 पाई। आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सिंपल, आप इसका स्क्वायर करोगे तो पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर को आप ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। जस्ट इस रिलेशन को डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज वाई बाई एक्स, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो आप एक्स वाई को आर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आर थीटा को एक्स और वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, या कोई भी जब आप थ्योरी डिराइव करते हैं, कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो ये रिलेशन यूजफुल होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन जो है, यहाँ पे और एक चीज लिखा गया है, यूनिट वेक्टर्स। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। आई कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग ठीक है। जे कैप। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे? आर कैप एंड थीटा कैप। कार्टेशियन में होता है आई कैप जे कैप, पोलर कोऑर्डिनेट में होगा आर कैप थीटा कैप। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। आर कैप इज इक्वल टू cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एंड थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ये रिलेशन कैसे आया थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने टेंजेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये आर Yes, कैप और sir. थीटा कैप उस टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके ही हम डिराइव कर सकते हैं ये जी रिलेशन। जो टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया गया था उससे ये डिराइव हो जाएगा, कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट 1 मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूं, तब तक नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन हो गया? यस सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें लाइन एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट ये काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। लाइन एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे सबके लिए वैलिड है। जैसे अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, बाकी कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, फिक्स्ड। वाई एक्सिस के अलोंग सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, जेड एक्सिस के अलोंग सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। सिमिलरली जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जाएंगे वहां पे हम आर कर्व, थीटा कर्व, फाई कर्व की बात करेंगे। तो आर कर्व के अलोंग सिर्फ आर कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सारा फिक्स्ड रहेगा, बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं। थीटा कर्व के अलोंग सिर्फ थीटा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट फिक्स्ड रहेंगे। तो जिस कर्व के अलोंग आप मूव कर रहे हैं सिर्फ वही कोऑर्डिनेट चेंज करता है, बाकी फिक्स्ड रहता है। यह कॉन्सेप्ट कार्टेशियन हो, प्लेन पोलर हो, स्फेरिकल पोलर हो या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो, सबके लिए वैलिड है। जिस एक्सिस या जिस कर्व के अलोंग आप मूव करेंगे वही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेम फिक्स्ड रहेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट फिक्स्ड रहेंगे। नाउ लाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तो लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? लाइन एलिमेंट का बेसिकली मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स, दो नेबरिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है इसमें आप दो नेबरिंग पॉइंट्स कंसीडर कीजिए। तो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स नॉट 0, और दूसरा जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट प्लस डी एक्स 0। इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? दिस इज बेसिकली द लाइन एलिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स। दिस इज द लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन होता है आई कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। इसको हम लिखेंगे dx आई कैप, लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं, लाइन एलिमेंट का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 वाई नॉट, दूसरे का कोऑर्डिनेट 0 वाई नॉट प्लस डी वाई। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द लाइन एलिमेंट। कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में? डी वाई। और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो लाइन एलिमेंट हो जाएगा डी वाई जे कैप। These are the line elements along x-axis and y-axis. लाइन एलिमेंट का सिंपल मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स। कहीं पे भी आप लाइन एलिमेंट कैलकुलेट करो मतलब यही होता है। नोट डाउन कर लीजिए।
Done, sir. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। यूजिंग दिस लाइन एलिमेंट हम एरिया एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया था, फिर रिमेंबर वहां पे बताया गया था जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग है एरिया। तो यहां पर भी एरिया एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। लाइन एलिमेंट क्या क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया। लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें एरिया एलिमेंट मिलेगा। यहां पे हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एरिया एलिमेंट इन एक्स वाई प्लेन। अब मुझे बताइए एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एक्स वाई प्लेन में? X and एक्स Y. एंड वाई। एक्स एंड वाई। तो इसीलिए आप देखो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, डीएलएक्स एंड डीएलवाई। एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसीलिए डीएलएक्स और डीएलवाई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एरिया एलिमेंट मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये हो सकता है किस ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डीएलएक्स क्रॉस डीएलवाई भी ले सकते हैं या डीएलवाई क्रॉस डीएलएक्स भी ले सकते हैं। अब किसी भी ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एरिया एलिमेंट मिलेगा। दो लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसी भी ऑर्डर में कीजिए, एरिया एलिमेंट मिलेगा। अब ये ऑर्डर चेंज करने का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपने डीएलएक्स क्रॉस डीएलवाई ये कैलकुलेट किया, डीएलएक्स क्या है, डीएक्स आई कैप, डीएलवाई डीवाई जी कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप आ जाएगा, डीएक्स डीवाई के कैप। अगर आपने डीएलवाई क्रॉस डीएलएक्स कैलकुलेट किया तो क्या आएगा, डीएक्स डीवाई माइनस के कैप। अब जो क्वेश्चन माइंड में आएगा, जो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स वाई प्लेन में इंटीग्रेशन करना है, एक्स वाई प्लेन में सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हम ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा यूज करेंगे ये पता कैसे चलेगा। अब यहां पे नोटिस करो डीएलएक्स किस एक्सिस के अलॉन्ग है, डीएलएक्स Yes, yes. एक्स एक्सिस और डीएलवाई Y axis. वाई एक्सिस। तो डीएलएक्स और डीएलवाई इस तरफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पे भी हम जो राइट हैंड थंब रूल है जैसे हमने पढ़ा था उसी का यूज करेंगे। डीएलएक्स क्रॉस डीएलवाई, इसका मतलब है हम डीएलएक्स से स्टार्ट करेंगे और डीएलवाई की तरफ राइट हैंड को रोटेट करेंगे, जैसे हमने ए क्रॉस बी में पढ़ा था। डीएलएक्स से स्टार्ट करेंगे और डीएलवाई की तरफ राइट हैंड को रोटेट करेंगे। अगर आप डीएलएक्स से स्टार्ट करते हैं और डीएलवाई की तरफ राइट हैंड को रोटेट करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है या क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। डीएलएक्स से शुरू किया, डीएलवाई की तरफ राइट हैंड को रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं डीएलवाई क्रॉस डीएलएक्स, इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, Y. और डीएलएक्स की तरफ राइट हैंड को रोटेट करेंगे। सपोज आपने डीएलवाई से स्टार्ट किया और डीएलएक्स की तरफ राइट हैंड को रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसका मतलब है डीएक्स डीवाई के कैप ये कब यूज करेंगे, एंटी और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन।
वो क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो प्लस के कैप यूज करेंगे फॉर एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। एंड माइनस के कैप कब यूज करेंगे? फॉर क्लॉकवाइज Clockwise. ओरिएंटेशन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में ओरिएंटेशन क्या गिवन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग आप एरिया एलिमेंट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो क्या मान के चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव सेंस। तो यहां से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, डीएलएक्स क्रॉस डीएलवाई होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो ये कब यूज करेंगे? फॉर एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। और जब डीएलवाई क्रॉस डीएलएक्स है तब हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है, तो फॉर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन हम इसका यूज करेंगे। अगर आपने यहां पे गलती कर दिया तो फाइनल आंसर में गड़बड़ होगा ही होगा। और वेक्टर के क्वेश्चंस में ना ये प्लस माइनस का मिस्टेक नॉर्मली होता है जो डायरेक्शन की वजह से आता है। बस डायरेक्शन आपने अगर गलत ले लिया तो वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन का गड़बड़ होगा। तो सपोज क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के एरिया इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूरा दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जो रेक्टेंगल है इसका ओरिएंटेशन ये गिवन। ओरिएंटेशन मतलब कर्व का ओरिएंटेशन। तो अब बताइए इस केस में क्या यूज करेंगे, dx dy k कैप या dx dy माइनस k कैप? dx dy k कैप। राइट, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसके लिए यूज करेंगे dx dy k कैप। सपोज क्वेश्चन में एक ट्रायंगल, इसके सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। ये जो एरिया है और यहां पे कर्व का ओरिएंटेशन ये गिवन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। इसके लिए क्या यूज करेंगे एरिया एलिमेंट? dx dy माइनस k कैप। SDI minus K cap. dx dy माइनस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस के कैप, क्लॉकवाइज है तो माइनस के कैप। इसको आप ऐसे भी तरह सोच सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। आई थिंक कल जब हमने कर्ल डिस्कस किया था तो बताया था कर्व का जो ओरिएंटेशन होता है उस तरफ राइट हैंड को रोटेट कर देंगे, थंब का डायरेक्शन कर्ल का डायरेक्शन होगा। यहां पे भी देखो जो फर्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, अगर आप कर्व के डायरेक्शन में राइट हैंड को रोटेट करते हैं तो थंब किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ऐसे अगर आप राइट हैंड को रोटेट करो थंब बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ मतलब प्लस के कैप। अगर आपने इस ओरिएंटेशन में राइट हैंड को रोटेट किया तो थंब किस तरफ आएगा? Into the plane. राइट, इनवर्ड अंदर की तरफ तो माइनस के कैप। ऐसे भी सोच सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल का बेसिकली यूज हो रहा है। तो डाउट है इसमें तो प्लीज आप। मान लीजिए इज नॉट अ क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे कुछ स्टेटमेंट गिवन होता है ना। मान लीजिए एक्स वाई जेड स्पेस है, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में एक स्क्वायर के बारे में मेंशन किया गया है, स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है। स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, दिस इज द एरिया। यहां पर कर्व का ओरिएंटेशन ऐसा गिवन।
इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। clockwise. इधर से देख रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर एंटी से। क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आप इस ओरिएंटेशन को ऊपर से देखें तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। कौन सा करेक्ट होगा? क्या कन्वेंशन है? ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे? ऊपर से। क्या कन्वेंशन है बेसिकली? ऊपर से देखते राइट, टॉप व्यू होता है। ये एरिया किस प्लेन में है? इस एरिया, ये जो एरिया है ये XY प्लेन में है। हमें किस तरह से देखना है? पॉजिटिव जेड की तरफ से देखना है। तो पॉजिटिव जेड मतलब इस तरफ से, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऊपर से देखना है। ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर ये एरिया XZ प्लेन में होता, XZ, तो किस तरफ से देखते? अगर XZ में होता तो Y की पॉजिटिव तरफ। Y की तरफ से। अगर ये YZ प्लेन में होता तो पॉजिटिव X की तरफ से। ये कन्वेंशन है जो यूज किया जाता है। अगर एरिया XY प्लेन में है तो पॉजिटिव Z इधर से देखेंगे। अगर XZ प्लेन में है तो पॉजिटिव Y किससे देखेंगे, और अगर YZ प्लेन में है एरिया तो पॉजिटिव X की तरफ से देखेंगे। ये कन्वेंशन है जो यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? Yes sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जैसे हमने XY प्लेन में X एक्सिस और Y एक्सिस की बात की, वैसे ही अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहां पे आएगा R कर्व एंड थीटा कर्व। इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं देखिए। Along a particular R curve, only R coordinate will change, theta coordinate will remain fixed. अगर हम एक पर्टिकुलर R कर्व की बात करें तो सिर्फ R कोऑर्डिनेट चेंज होगा, थीटा एंड थीटा कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, फिक्स्ड। और R का वेरिएशन कहां से कहां तक होता है? 0 to infinity। 0 से infinite. 0 to infinity. Now look at the first diagram on the left hand side. ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सारे आर कर्व्स हैं। ऐसे इनफाइनाइट मेनी आर कर्व्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट में। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आर कर्व्स है। कोई भी एक कर्व चूज करते हैं, सपोज दिस वन। इस पॉइंट पे आर कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। 0। अगर आप इस आर कर्व के अलोंग मूव करते हैं तो आर कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज, और ये कहां तक हो सकता है? इनफिनिटी। अप टू इन्फिनिटी। इस आर कर्व के अलोंग आर कोऑर्डिनेट 0 टू इन्फिनिटी वेरी करता है, और थीटा तो फिक्स्ड होना चाहिए। अब देखिए इस कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, थीटा कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होगा, सम थीटा 1। कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर आपने ऊपर ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा? आर। R आर coordinate. कोऑर्डिनेट। सपोज ये अगर आर है, ये होगा आर प्लस डी आर। दोनों में थीटा कोऑर्डिनेट सेम होगा, थीटा 1, थीटा 1। तो इस कर्व के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, थीटा विल रिमेन फिक्स्ड। ऐसा आप दूसरे आर कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये भी आर कर्व है, थीटा 1 यहाँ पे तो थीटा जो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे आर 0 है, आर कर्व के अलग मूव करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, इट कैन बी गो अप टू इंफिनिटी।
तो आर जो है वो 0 to infinity वेरी करता है। ऐसे आप इनफाइनाइट मेनी आर कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आर कोऑर्डिनेट 0 to infinity वेरी करेगा एंड थीटा विल रिमेन फिक्स्ड। ये दूसरा आर कर्व है, इसके लिए थीटा का वैल्यू सम थीटा 2। ये कंफ्यूजन ना हो, ये थीटा तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा 1 बोला था, यहाँ पे थीटा 2 बोला है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अलोंग ए पर्टिकुलर आर कर्व। अगर आप इनमें से कोई एक आर कर्व लेते हैं, उस आर कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए थीटा कोऑर्डिनेट सेम है। ये एक दूसरा आर कर्व है, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसके लिए थीटा कोऑर्डिनेट क्या होगा, थीटा सेम 2। हो। तो एक पर्टिकुलर आर कर्व के लिए थीटा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर आप दो डिफरेंट आर कर्व्स की बात करें तब तो थीटा अलग ही होगा, एक के लिए थीटा 1, एक के लिए थीटा 2। एक पर्टिकुलर आर कर्व के लिए थीटा सेम रहेगा। और इस आर कर्व का जो डायरेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर कैप, यूनिट वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन है दैट इज आर कैप। ये आर कैप क्या फिक्स्ड है या डिफरेंट कर्व्स के लिए डायरेक्शन डिफरेंट होगा? आर कैप तो फिक्स होगा। फिक्स्ड है। मतलब कोई भी कर्व लीजिए आर कैप सेम आएगा। मैं आर हाँ कैप के सर, डायरेक्शन रेडी। की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन आर कैप। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, No. नो सर। अलग है ना। हाँ, ऑब्वियसली बोथ आर रेडियली आउटवर्ड, दोनों ही रेडियली आउटवर्ड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको आर कैप लिखने को बोला जाए तो इस आर कैप का जो कंपोनेंट होगा और इस आर कैप का जो कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट आर कर्व के लिए आर कैप डिफरेंट होता है। और ये हमने कुछ देर पहले देखा था, दिस वन। आर कैप किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। अगर थीटा चेंज हुआ तो आर कैप भी तो चेंज होगा। तो जो फर्स्ट आर कर्व है उसके लिए थीटा क्या है, Theta 1. थीटा 1। मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, ये भी थीटा 1 ही है। Yes. जो पहला आर कर्व है उसके लिए थीटा है थीटा 1, जो दूसरा आर कर्व है उसके लिए थीटा है थीटा 2। तो थीटा डिफरेंट है तो जो आर कैप वेक्टर आएगा दोनों के लिए वो भी डिफरेंट होगा, बस आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा कोऑर्डिनेट पे। यस और नो? Yes, sir. इसके लिए थीटा और डिफरेंट हो जाएगा, थीटा 3। तो फॉर डिफरेंट आर कर्व theta will be different, so the unit vector r cap will also be different for different theta curves, for r curves. ऐसे ही राइट हैंड साइड में जो डायग्राम में वो देखिए, आपको बहुत सारे सर्कल दिख रहे होंगे, रेड सर्कल, ग्रीन सर्कल, वायलेट सर्कल। ऐसे आप इनफाइनाइट मेनी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर थीटा कर्व्स। थीटा कर्व के अलोंग कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, थीटा। ओनली थीटा। तो अलोंग ए पर्टिकुलर थीटा कर्व only theta coordinate changes, r coordinate will remain fixed, r coordinate fixed रहेगा। अब देखिए ये जो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं ना, ये थीटा कर्व भी है। जैसे रेड सर्कल है, देखिए r कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, जो रेडियल डिस्टेंस है वो सेम ही तो आएगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आएगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। डिफरेंट सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा,
theta, थीटा कोऑर्डिनेट. रेडियल डिस्टेंस विल बी सेम फॉर ऑल पॉइंट्स r1 r1. और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to 2 pi, 0 to 2 पाई. लुक एट द पॉइंटर, यहाँ पे थीटा 0 है. इस कर्व के अलोंग अगर आप मूव करते हैं, थीटा चेंज होगा, रेडियल कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, 0 to 2 पाई. तो थीटा कर्व ऐसे सर्कुलर शेप का दिखेगा. अगर आप दूसरे थीटा कर्व की बात करो, ग्रीन वन, इसमें भी देखिए थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 to 2 पाई. इसमें रेडियल कोऑर्डिनेट अलग होगा. जैसे यहाँ पे r1 है, ग्रीन वाले के लिए r2, वायलेट वाले के लिए r3. एक पर्टिकुलर थीटा कर्व के लिए r फिक्स्ड रहेगा, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. और आर इस का तो सिर्फ बताइए। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है ना. यहाँ पे तो हम r कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं. सिंपल कोऑर्डिनेट मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड जो r कोऑर्डिनेट है ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट. जो स्मॉल r है वो तो मैग्नीट्यूड है ना. along a particular theta curve, theta will vary from 0 to 2 pi. अब यहाँ पे ये कर्व आ गया. किसी भी कर्व का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टेंजेंट. along the tangent. किसी भी कर्व का डायरेक्शन होता है along the tangent. आप यहाँ पे नोटिस करो, लुक एट द ग्रीन सर्कल. इस पॉइंट पे टेंजेंट, यही थीटा कैप है. थीटा कर्व का जो डायरेक्शन है उसको थीटा कैप बोलते हैं, और कर्व का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है. अब देखो ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये चेंज होता रहेगा. थीटा कैप विल बी अलोंग द टेंजेंट. यह भी मैंने बताया, इस जो यूनिट वेक्टर्स है ये टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके ही कैलकुलेट किया जाता है. दैट एवरी पॉइंट थीटा कैप विल चेंज. कुछ देर पहले जो ये एक्सप्रेशन बताया गया था, दिस वन, ये थीटा कैप किस पे डिपेंड करता है? कौन से कोऑर्डिनेट पे? theta, थीटा. तो थीटा कैप द यूनिट वेक्टर डिपेंड्स ऑन थीटा कोऑर्डिनेट. लुक एट द पॉइंटर. इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे थीटा का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? different, डिफरेंट. डिफरेंट है. थीटा डिफरेंट है तो थीटा कैप भी डिफरेंट होगा, बिकॉज थीटा कैप डिपेंड्स ऑन थीटा कोऑर्डिनेट. तो डिफरेंट पॉइंट पे थीटा डिफरेंट है तो ये यूनिट वेक्टर भी डिफरेंट होगा. इट इज ऑब्वियस, बिकॉज एक कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट भी अलग होता है तो डायरेक्शन भी अलग अलग ही होगा. कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा. सर बताइए. सर यहाँ पे थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई क्यों नहीं लिखा? बिकॉज 0 और 2 पाई सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है. अब देखो थीटा इक्वल टू 0 जिस पॉइंट पे है, 2 पाई भी उसी पॉइंट पे है. तो एक ही पॉइंट को दो बार काउंट करने का कोई मतलब नहीं है ना. यस सर. थीटा इक्वल टू 0 भी यही पॉइंट होगा. देखो
यहाँ से शुरू किया, लिख लिया। और 2 पाई भी वही होगा। अगर आप यहाँ पे भी इक्वल साइन लिख देते हैं तो एक ही पॉइंट कितनी बार काउंट हो जाएगा? 2 बार। 2 बार। तो कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए उस 2 पाई के साथ इक्वल साइन नहीं दिया गया। डन सर। Just 1 minute। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये जो आर कैप और थीटा कैप के बारे में बताया गया कि यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर्स हम टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे हम टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा कर्व, तब क्या कैलकुलेट करोगे? किसी कर्व का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करोगे? सर टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट टेंजेंट। वेक्टर, यूनिट टेंजेंट। बिकॉज टेंजेंट जो कर्व का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के अलोंग होता है, बट डायरेक्शन में नॉर्मली हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द कर्व मतलब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू थीटा कर्व। टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, याद है? लेक्चर डेल 2 में आर बाय बताया डेल था। थीटा डिवाइड बाय डेल आर बाय डेल थीटा का मोड। थीटा का डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, और थीटा का रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे? थीटा का डायरेक्शन कैलकुलेट कर। एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला बताया गया था डी आर डी टी, आर वेक्टर का डेरिवेटिव टी यहाँ के पे रेस्पेक्ट में, थीटा वेरी कर रहा है। राइट। तो टेंजेंट वेक्टर होता है डी आर डी टी, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम थीटा कर्व की बात कर रहे हैं, तो थीटा कर्व के अलोंग कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है? थीटा। थीटा। ओनली थीटा, आर तो सेम रहता है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, वेक्टर आर का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिया गया है बिकॉज सिर्फ थीटा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, आर फिक्स्ड रहता है। तो ये डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट वेक्टर। और इसको अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। एंड दिस इज नथिंग बट थीटा कैप। देखो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर। ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बिकॉज एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो जेड के कैप नहीं होगा। एक्स के बदले हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और वाई के बदले हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। दिस इज वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर, जिसका हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं क्या आएगा? आर कांस्टेंट माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर cos थीटा cos थीटा जे कैप। आर cos थीटा जे कैप। दिस इज द टेंजेंट वेक्टर, और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड एनीवन अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर आएगा। प्लस राइट प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में आर आएगा,
बस आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. This is nothing but unit tangent vector to the theta curve, which will represent direction of theta curve. इसी को हमने क्या बोला, थीटा कैप. थीटा कर्व का जो डायरेक्शन है वही थीटा कैप है. इसको आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम आर कर्व की बात करें, डायरेक्शन ऑफ आर कर्व दैट इज आर कैप. तो बताइए यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में. आर के रेस्पेक्ट में, बिकॉज आर कर्व के अलोंग सिर्फ आर कोऑर्डिनेट चेंज होता है. सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर with respect to r coordinate, this is the tangent vector divided by its magnitude. मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये कैलकुलेट कीजिए, यह आएगा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप. किसी को में डाउट है तो प्लीज आस्क. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, स्फेरिकल पोलर में होता है आर कैप थीटा कैप फाई कैप, और सिलिंड्रिकल में होता है रो कैप फाई कैप जेड कैप. उसमें भी ये एक्सप्रेशंस इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. यूनिट टेंजेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके ये सारे यूनिट वेक्टर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आर कैप थीटा कैप फाई कैप रो कैप फाई कैप जेड कैप, सारा कुछ ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट इज लाइन एलिमेंट इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे दो कर्व्स हैं, आर कर्व थीटा कर्व. दोनों के अलोंग लाइन एलिमेंट क्या होगा, किसी भी एक्सिस या किसी भी कर्व के अलोंग लाइन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स. तो पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक आर कर्व को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अभी डिस्कस किया था. तो हम क्या करेंगे, इस आर कर्व के ऊपर दो नेबरिंग पॉइंट्स ले लीजिए, टू नेबरिंग पॉइंट्स. ठीक है, अब बताइए इन दोनों के लिए थीटा कोऑर्डिनेट सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम हो. थीटा सेम होगा. आर कर्व के अलोंग तो थीटा चेंज ही नहीं करता. सपोज एंगल इज थीटा नॉट. ये पहला पॉइंट है आर नॉट थीटा नॉट, और ये दूसरा पॉइंट है आर नॉट प्लस डी आर थीटा नॉट. तो बताइए इन दो पॉइंट्स नेबरिंग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, dr. डी आर. एंड आर कर्व का डायरेक्शन क्या होता है, क्या
r cap. So the line element along r curve DLR will be equal to dr r cap. This is the line element along r curve. Line element का मतलब distance between two neighboring points. Similarly, हम थीटा कर्व के लिए भी लाइन एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज थीटा कर्व. थीटा कर्व सर्कुलर होता है, सर्कुलर रिंग. दिस इज थीटा कर्व. थीटा कर्व के अलॉन्ग कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है? थीटा. थीटा. आर फिक्स्ड रहता है. तो हमने क्या किया, इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले ली, दिस वन, दिस वन. तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, आर कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, तो आर नॉट थीटा नॉट. व्हाट इज आर नॉट? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये आर नॉट है. जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए भी आर नॉट सेम ही रहेगा, चेंज सिर्फ एंगल करेगा. दोनों के लिए जो एंगल है वो डिफरेंट है. एक के लिए एंगल ये है और दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए एंगल दूसरा है. रेडियल कोऑर्डिनेट तो दोनों के लिए सेम है, आर नॉट आर नॉट. एक के लिए थीटा नॉट, दूसरे के लिए थीटा नॉट प्लस डी थीटा. इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब इसकी बात की जा रही है, ये आर्क लेंथ है. तो बता सकता है इनके बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल कितना है? डी थीटा. डी थीटा. डी थीटा. ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये आर्क लेंथ कितना होगा? आर नॉट डी थीटा. थीटा. आर नॉट डी थीटा. डिस्टेंस है आर नॉट, आर नॉट डी थीटा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन थीटा कर्व. हम लिख सकते हैं लाइन एलिमेंट अलोंग थीटा कर्व डी एल थीटा इज इक्वल टू आर नॉट या आर डी थीटा. आर एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, आर डी थीटा थीटा कैप. यहाँ पे स्मॉल आर ही लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा. जस्ट स्मॉल आर यहाँ पे फिक्स्ड है बिकॉज हम थीटा कर्व की बात कर रहे हैं. तो दिस इज द लाइन एलिमेंट अलोंग थीटा कर्व, आर डी थीटा थीटा कैप. थीटा कर्व का डायरेक्शन थीटा कैप होता है, तो वो थीटा कैप आ जाएगा. कोई डाउट है तो बताइए. डन सर. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. अब ये लाइन एलिमेंट का यूज करके एरिया एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीवन? क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर देंगे. क्रॉस प्रोडक्ट. लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एरिया एलिमेंट मिल जाएगा. तो एरिया एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस
जैसे बताया गया था, पोलर कोऑर्डिनेट नॉर्मली हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फुल सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, या कोई भी पार्ट ऑफ द सर्कल हो सकता है। नॉर्मली हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक सर्कुलर डिस्क दिख रहा होगा। एनीवन, सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क में क्या डिफरेंस है? डिस्क का एरिया होता है और रिंग का एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया नहीं होता है। रिंग एरिया को तो इंक्लोज करेगा ना। उसका सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है। जो सर्कुलर आप- डिस्क पूरा सॉलिड डिस्क रहता है और रिंग 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहता है, उसके बीच का वो सॉलिड रहता है। सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क, जो अभी किसी ने बोला एरिया नहीं रहता, मे बी वो जो मैं बोल रहा हूं उसी को मीन कर रहे हैं, बट लैंग्वेज जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जब हम सर्कुलर रिंग की बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और सर्कुलर डिस्क का मतलब होता है पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड विद इन द सर्कल। ठीक है, तो रिंग का Yes. मतलब होता है कौन सा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, और डिस्क का मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऑन द सर्कल, विद इन द सर्कल, दोनों की बात कर रहे हैं। और अंदर वाला एरिया भी आ जाएगा। सर्कुलर रिंग में हम अंदर वाला जो एरिया है उसको इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं। रिंग के केस में सिर्फ हम इस बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं, रिंग ऑन द सर्कल। डिस्क में बाउंड्री भी आएगा और अंदर वाला एरिया भी आएगा। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू क्यों? इक्वल टू का मतलब कौन सा पॉइंट? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। और लेस देन का मतलब इनसाइड द सर्कल। इनसाइड, विद इन द सर्कल। तो ये यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है, और हमें सर्कुलर डिस्क का जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। दिस इज द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, एंटायर पार्ट। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, इस एरिया के ऊपर अगर आपने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किया, इन दोनों पॉइंट्स के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा? आर और थीटा दोनों डिफरेंट होंगे। आर एंड थीटा दोनों डिफरेंट होंगे, तो सही। R1 थीटा 1, R2 थीटा 2। रेडियल डिस्टेंस भी डिफरेंट है, दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से डिफरेंट है, और जो एंगल है वो भी डिफरेंट है। एक का एंगल है थीटा 1, दूसरे का एंगल है थीटा 2। रेडियल डिस्टेंस भी डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है, तो दोनों वेरी करेंगे। तो अगर आप एरिया एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे? डीएल आर एंड डीएल थीटा। बस वेरी कौन करता है इस एरिया के ऊपर? आर थीटा दोनों वेरी करते हैं, तो डीएल आर डीएल थीटा का क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। अगर आप डीएल आर क्रॉस डीएल थीटा कैलकुलेट करें तो ये आएगा, डीएल थीटा क्रॉस डीएल आर कैलकुलेट करें तो ये आएगा। डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन में है। डीएलआर क्रॉस डीएल थीटा करेंगे तो प्लस के कैप, डीएल थीटा क्रॉस डीएलआर करेंगे तो माइनस के कैप। अभी कुछ देर पहले बताया गया प्लस के कैप कब यूज करेंगे? एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा। और माइनस के कैप कब यूज करेंगे? क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आर डी आर डी थीटा के कैप, और क्लॉकवाइज है तो आर डी आर डी थीटा माइनस के कैप। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो,
यहाँ पे आर कैप था, क्रॉस प्रोडक्ट विथ थीटा कैप था, इसको के कैप लिखा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आर कैप और थीटा कैप ये कौन से कोऑर्डिनेट का है? प्लेन पोलर, स्फेरिकल पोलर? प्लेन पोलर। प्लेन पोलर। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आर कैप और थीटा कैप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी यूज होता है, उसमें रिलेशन अलग होगा। ये जो रिलेशन बता रहे हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए है, गलती से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यूज मत कर दीजिएगा। तो आर कैप के बदले हम लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट थीटा कैप के बदले हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। जो आर कैप और थीटा कैप का एक्सप्रेशन बताया गया था वही हमने लिख दी। नाउ जस्ट आप टर्म बाय टर्म क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। जस्ट टर्म बाय टर्म क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। आई क्रॉस आई क्या होता है? 0. 0। आई क्रॉस जे क्या के कैप, कॉस थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है। प्लस साइन थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के क्या माइनस के। माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा के कैप। और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? 0. 0। यहाँ पे आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, सिंपल के कैप। तो पोलर कोऑर्डिनेट में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो आप आर कैप और थीटा कैप की बात करते हैं, इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो तो आएगा के कैप। और अगर थीटा क्रॉस आर कैलकुलेट करें तो आएगा माइनस के कैप। इस क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप सीक्वेंस बदल देते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता है। तो आर क्रॉस थीटा के कैप, थीटा क्रॉस आर माइनस के कैप। और ध्यान रखिए रिलेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए है, स्फेरिकल पोलर के लिए नहीं। स्फेरिकल पोलर में आर कैप थीटा कैप का एक्सप्रेशन अलग होता है, तो गलती से स्फेरिकल पोलर में यूज मत कर दीजिएगा ये रिलेशन। नोट डाउन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज आस्क। ओके, डन। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट यूज किया, कि किस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल along स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराबोला, इनके अलोंग अगर आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। एंड टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल
over the surface of triangle, rectangle, etc. ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनका जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे स्क्वायर के लिए भी। और पोलर कोऑर्डिनेट का कब यूज करेंगे? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल अलोंग सर्कुलर रिंग और सर्कल और इट्स पार्ट। किसी सर्कल के अलोंग अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है या सर्कल के किसी पार्ट के अलोंग, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। सिमिलरली टू कैलकुलेट सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस ऑफ सर्कुलर डिस्क और इट्स पार्ट, सर्कुलर डिस्क या उसका कोई पार्ट, उसके ऊपर अगर सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो या एरिया इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो, हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। बाकी स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैराबोला, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इनके अलावा भी बहुत सारे जगह पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज होता है, बट एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है। लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैराबोला अगर हुआ तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हुआ तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज इसका नेक्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रेशन, तो वो 5-10 मिनट में खत्म तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लाइन इंटीग्रेशन पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर का डीपीपी शीट शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो सर बताइए। सर एक जो कंसेप्ट आया था यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, हम्म। वैसे स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड और यूनिफॉर्म स्केलर फील्ड अगर आए उसका कंसेप्ट तो रहा। यूनिफॉर्म स्केलर फील्ड मतलब वही है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो डायरेक्शन नहीं आएगा। डायरेक्शन रहेगा ना, स्केलर फील्ड में डायरेक्शन कैसे आ जाएगा? डायरेक्शन नहीं रहेगा। नहीं। Yes. जैसे एक रूम के अंदर सारे पॉइंट पे अगर टेम्परेचर सेम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म टेम्परेचर फील्ड। अच्छा। वो एक यूनिफॉर्म स्केलर फील्ड का एग्जांपल। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.